कहानी की शुरुआत एक बुजुर्ग दंपति को दिखाते हुए होती है, जो शहर के बीचों बीच बने अपने घर की छत पर बैठकर सामने सुहाने मौसम का आनंद ले रहे हैं। जहां सामने मौजूद समंदर में लहराती नाव को देखकर ड्यूक पुराने दिनों को याद करते हुए किम से पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैं बचपन में क्या बनना चाहता था? किम कहती है, नहीं तो। ड्यूक समंदर की तरफ इशारा करते हुए बताता है, वो जो तुम सामने बड़ी बड़ी नावों को लहरों के बीच छलांगे लगाते हुए देख रही हो ना, उन्हीं में से एक जहाज का मैं कप्तान बनना चाहता था। इस पर किम कहती है, लेकिन तुमने कभी भी अपनी इस ख्वाहिश का मुझसे जिक्र नहीं किया। ड्यूक ने कहा, क्योंकि वो मेरे बचपन का एक सपना था जो साकार नहीं हो पाया, इसीलिए अब इसे भूल जाना ही बेहतर होगा। अगले दिन किम की तबीयत कुछ ठीक नहीं। ड्यूक उसे खाने के लिए कुछ दवाइयाँ देता है, लेकिन किम ये कहकर मना कर देती है कि उसकी असल दवाइयाँ तो अभी आ ही रही होंगी। दरअसल किम जिन दवाइयों की बात कर रही है वो उसके बच्चे और पोते पोतियां हैं। इनकी गुफ्तगू चल ही रही होती है कि तभी शोर शराबे से पूरा कमरा भर जाता है। उसके बच्चे यहाँ आ चुके हैं। अपने पोते पोतियों को देखकर किम की तबीयत मानो हरी भरी हो गई, मगर ड्यूक को अच्छे से अंदाजा है कि जरूर यहाँ वो किसी काम से आए हुए हैं, और उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक भी निकलता है, क्योंकि उसके बच्चे यहाँ पर अपने माँ बाप से मिलने नहीं आए, बल्कि छुट्टियों में अपनी पत्नियों के साथ थाईलैंड जाने से पहले बच्चों को यहाँ छोड़ने आए हैं। ड्यूक को जब ये मालूम पड़ा तो उसे काफी गुस्सा आता है। आखिर वो भी तो उसके माँ बाप है, उन्हें भी तो साथ ले जाया जा सकता है। पर किम उसे किसी तरह से समझा बुझाकर मना लेती है, जिसके बाद वो अपनी दुकान की तरफ निकल जाता है। इस शहर के बाजार में ड्यूक की एक छोटी सी दुकान है और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन इस बाजार की कई दुकानों को एक बहुत ही बड़ा व्यापारी खरीद चुका है और अब उसकी नजर ड्यूक की दुकान पर है। लेकिन जिद्दी ड्यूक अपने जीते जी दुकान किसी को भी नहीं देना चाहता, यहाँ तक कि वो लोग उसे मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार है। पर ड्यूक उन्हें फटकार लगाकर वहाँ से भगा देता है। अपने दादाजी का गुस्सा देखकर दुकान पर आई पोती भी डर जाती है। तब कहीं जाकर ड्यूक थोड़ा नरम पड़ता है। थोड़ी दूर चलकर पोती पूछती है, दादाजी ये मेमोरी किसे कहते हैं? वो कहता है, बेटा मेमोरी कुछ और नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की भूली बिसरी यादें होती है, जो सालों बाद भी हमारे जहन में तरोताजा रहती है। बस फर्क इतना होता है, किसी की अच्छी यादें होती है और किसी की बुरी। तभी बच्ची पूछ बैठती है, दादाजी आपकी यादें कैसी है, दुख भरी या फिर खुशी वाली? इतने में अचानक एक आदमी ड्यूक से टकरा जाता है, जिससे उसकी पोती का हाथ उसे छूट गया और यहाँ ड्यूक की उसकी सालों पुरानी यादें ताजा हो जाती है, मानो कोई उससे बिछड़ रहा हो। जिसके साथ ही हमारी कहानी भी अतीत के पन्नों को पलटते हुए उसी दौर में वापस पहुंच जाती है। ये वक्त है 1950 का, जब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। ड्यूक तब बेहद छोटा था, बिल्कुल अपनी पोती की उम्र के बराबर का, और यहाँ उसकी एक छोटी बहन मसाको थी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो लोग उत्तर कोरिया में रहा करते थे। ठंड का वो हड्डियों को जमा देने वाला मौसम आज भी ड्यूक के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो ये दर्दनाक दिन था जब गांव के सभी लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे थे। इसी दौरान ड्यूक के माता पिता घबराते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने बहन का हाथ थाम कर हमारे पीछे पीछे चलते जाना है। ड्यूक अपने पिताजी के कहे अनुसार बहन मसाको को अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे कदम बढ़ाता रहा। यहाँ मसाको के अलावा उसके 2 और छोटे छोटे भाई बहन भी होते हैं, जो हजारों लाखों लोगों के साथ चलते चलते समंदर किनारे तक पहुंच गए, जहाँ पर चारों ओर अमेरिकी बड़े बड़े जहाज मौजूद है, जो यहाँ यूएन की तरफ से युद्ध को सुलझाने के इरादे से आए थे। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि जल्द ही चाइनीज आर्मी नॉर्थ कोरिया पर हमला करने वाली है, वे अपने हथियार और अन्य जरूरी चीजों को बटोरकर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही ये जगह चाइनीज आर्मी के हमले से पूरी तरह तबाह होने वाली है। शायद इसी वजह से समंदर के किनारे खड़े ये हजारों लोग अमेरिकी सेना को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि हो ना हो वो उन्हें अपने साथ यहाँ से कहीं दूर लेकर जाएंगे। यहाँ सभी के सभी अमेरिकी नौसेना के सैनिकों से विनती करते हैं कि उन्हें भी अपने साथ लेकर चले, लेकिन अमेरिका यहाँ पर सिर्फ अपने हथियार लेने आए थे। उन्हें यही ऑर्डर मिला है। हालांकि अमेरिकी सेना में कुछ उत्तरी कोरिया के सैनिक भी होते हैं, जिनमें से एक से
अपने लोगों का ये दुख दर्द देखा नहीं जाता और वो कप्तान से गुजारिश करता है कि किसी तरह उनके लोगों को बचा ले। वो इस तरह नन्हे नन्हे बच्चों को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकते। आखिरकार इंसानियत भी तो किसी चीज का नाम है। कप्तान, आपका भी तो परिवार होगा, जरा एक बार सोच कर देखिए। सैनिक की ये बातें सुनकर कप्तान का दिल पिघल जाता है और वो ये निर्देश देता है कि जहाज से कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ नीचे उतार कर वापस किनारे चलो। हमें बाहर खड़े लाचार लोगों को अंदर लाना है, क्योंकि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई दूसरा नहीं होता। बस फिर क्या था, कप्तान के इतना कहते ही जहाज के दरवाजे खुलने लगते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी कोरियाई नागरिक खुशी से उछल पड़ते हैं। इन सब में ड्योक का परिवार काफी पीछे रह जाता है। जहाज पूरी तरह से भर चुका है। ड्योक के पिता सामने मौजूद छोटी नाव की तरफ बढ़ते हैं, जो लोगों को समंदर पर मौजूद बड़े पानी के जहाज तक लेकर जाएगी और रस्सी के सहारे उन्हें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हर किसी को अपनी जान प्यारी थी। वो चंद किलो का भार संभालने वाली रस्सी की सीढ़ी पर अनगिनत जानों का बोझ था। ऐसे में जिंदगी और मौत की इस कश्मकश के बीच ना जाने कितने लोग चढ़ते और कितने पानी में गिर जाते, और जिन्हें तैरना नहीं आता वो यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठते। अब बारी आती है ड्योक के पूरे परिवार की, जहाँ उसकी माँ अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर लादे जहाज पर चढ़ जाती है। वहीं उसके पिता भी अपना सारा सामान लेकर जहाज पर उतर जाते हैं। उधर ड्योक बहन मसाको से कहता है, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें किसी भी हालत में मेरा हाथ नहीं छोड़ना है। बस कुछ मिनट में हम माँ बाबा के पास ऊपर होंगे। ड्योक बस ऊपर पहुँचने ही वाला था कि पीछे से कोई अजनबी मसाको को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है, जिससे मसाको का संतुलन टूट गया और उसका हाथ अपने भाई से छूट जाता है और वो सीधा नीचे पानी में जा गिरी। हालांकि ड्योक को तब इस बात का एहसास होता है जब वो एक कदम ऊपर पहुंच गया और उसकी बहन उसके साथ नहीं। बेचारा चारों तरफ देखकर जोर जोर से अपनी बहन को पुकारता है, लेकिन वो कहीं नहीं थी। ड्योक ने अपने पिता से कहा कि शायद बहन नीचे गिर गई है, मैं उसे ढूंढने के लिए नीचे जा रहा हूँ। लेकिन पिता मना कर देते हैं और खुद ही नीचे जाने का फैसला करते हैं। पर जाने से पहले वो बेटे को बहादुर बनने की नसीहत देते हुए समझाते हैं कि अगर किसी वजह से वो मसाको को वापस लेकर नहीं आ पाए तो बड़े बेटे होने के नाते उसे ही पूरे परिवार को संभालना है, माँ और बहनों का ध्यान रखना है और यहाँ से सीधे अपनी आंटी के पास बुसान शहर जाना है। अब पिता मसाको को ढूंढने के लिए नीचे नाव पर उतरते हैं। ऊपर पिता से जुदा हुआ ड्योक माँ के साथ रो रहा है, क्योंकि दोनों को इस बात का अच्छे से एहसास है कि आखिर नीचे से ऊपर आना कितना मुश्किल है। यहाँ लाख ढूंढने के बाद भी मार्क्सो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो समझ जाते हैं कि शायद उनकी बेटी पानी में डूबकर मर गई और फिर नम आंखों के साथ वापस अपने परिवार के पास पहुंचने की सोचते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जहाज रवाना हो चुका है। माँ जोर जोर से उन्हें जल्दी से जहाज पर चढ़ने को कहती है, मगर चीजें हाथ से निकलती जा रही है। देखते ही देखते चीनी सेना द्वारा छोड़े गए गोला बारूद से पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता है। अगले रोज ये लोग सही सलामत अपने आंटी के पास बुसान शहर पहुंचते हैं। आंटी उन लोगों को देखकर काफी खुश होती है और उनके यहाँ रहने का बंदोबस्त भी कर देती है, लेकिन उनके शराबी पति को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि ड्योक के परिवार को यहाँ रहने का ठिकाना तो मिल गया, लेकिन 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। ड्योक की माँ आंटी के साथ दुकान में हाथ बटाती, वहीं ड्योक दिन भर स्कूल और उसके बाद बहन मीनू को साथ लेकर जूता पॉलिश करने का काम करता था। यहाँ उसकी दोस्ती डाल्गो से हो जाती है, जो आगे चलकर उसका जिगरी दोस्त बन गया। आए दिन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा मात्र 9 साल का ड्योक अपने पिता को हर पल याद करता है। काश वो आज जिंदा होते तो उसे ये सब करने की जरूरत न पड़ती, बल्कि बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाकर पढ़ लिख कर किसी जहाज का कप्तान बनता। वाकई में किसी ने सच ही कहा है, अगर पिता जिंदा है तो बेटे को कांटा भी नहीं चुभता। इसी बीच कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहाँ पर हम ड्योक की पोती को किसी दूसरे बुजुर्ग की गोद में देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि ड्योक का वही पुराना जिगरी दोस्त डाल्गो है। दोनों आज फिर से दुकान की उन्हीं चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। डाल्गो अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर तुम उस दुकान को चलाकर क्या करोगे, अब तो तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है। उसके अलावा वो इसके पैसे भी तो अच्छे खासे दे रहे हैं, तो फिर उसे बेच देना ही सही रहेगा। आखिर इतना खास क्या है उस दुकान में। मगर ड्योक
अपनी बात से टस से मस नहीं होता और कहता है, मरते दम तक वो दुकान मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तभी हम कुछ कोरियाई बच्चों को देखते हैं जो भारत से आए नवयुवक का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और दोनों के बीच झड़प हो जाती है। किनारे बैठा दियोक उठकर उन स्कूली बच्चों को डांटने लगता है और समझाता है कि अपने देश में आए मेहमानों से कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या। दालगो उसकी पोती से कहता है, देखो तुम्हारे दादाजी कितने गुस्सैल है, इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी उन्हें किसी का डर नहीं लगता। यहाँ कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और ये साल होता है 1963, जहाँ डियोक अपना सपना पूरा करने के लिए काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है। लेकिन एक रोज आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया। बेचारा डियोक समंदर में जहाज का कप्तान तो नहीं बन पाया, लेकिन इस जहाज के सामान को ढोकर किसी तरह अपनी बहन और अपनी आंटी के बेटे की पढ़ाई लिखाई का खर्च निकाल रहा है। ऐसे ही एक दिन उससे मिलने के लिए डालगो आता है और जर्मनी में मौजूद एक कोयले की खदान के बारे में बताता है, जो काम के बदले अच्छे खासे पैसे देने को तैयार है। इस पैसे से घर तो संभल सकता ही है, साथ ही साथ कुछ पैसे जुटाकर वापस कोरिया आकर कोई छोटा मोटा काम भी शुरू किया जा सकता है। डियोक को उसका यह आइडिया कुछ खास तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो हालात है उसके हिसाब से ये काम उतना बुरा भी नहीं। अगले ही दिन वो दोनों नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। हालांकि उन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी खास तो नहीं, लेकिन कोरिया के लिए उनकी देशभक्ति को देखकर आखिरकार नौकरी मिल ही जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं था जितना कि उन्होंने और उनके परिवार ने सोचा था। भूखे प्यासे बेचारे घंटों खदान के अंदर बस कोयला खोदने में लगे रहते। अंधेरा इतना होता कि आए दिन बेचारा कोई न कोई ड्रिलिंग मशीन की बलि चढ़ जाता। और तो और सुरंग के अंदर मौजूद गर्मी और हवा की कमी के कारण दम घुटने का माहौल हमेशा बना रहता। लेकिन फिर भी उन्हीं गंदे हाथों से रोटी का टुकड़ा खाकर, सभी दुख मुसीबतों को भुलाकर, खून पसीना एक करके डियोक अपने परिवार के लिए काम करने के लिए मजबूर है। हफ्ते में जब एक बार उसे छुट्टी मिलती तो वो साइकिल से पूरी जर्मनी घूमता। ऐसे ही एक रोज छुट्टी के दिन जब वो घूमने निकला तो उसकी नजर सामने खड़ी कोरियन लड़की पर पड़ती है, जो कि एक उदासी भरी भावुक गीत गा रही थी। उसे देखने के चक्कर में वो इतना खो जाता है कि सामने मौजूद सब्जी के ठेले में जा टकराता है। लड़की डियोक की फौरन मरहम पट्टी करने लगती है और यहाँ अपना नाम किम बताती है, जो डियोक की ही तरह नॉर्थ कोरिया से आई है और जर्मनी में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद किम डियोक और उसके कुछ दोस्तों को एक पार्टी में आने की दावत देती है, जहाँ पर डालगो भी जाता है और सभी यहाँ बेसुध होकर डांस कर रहे थे। तभी डालगो की नजर एक जर्मन लड़की पर जाती है, जिसे देखकर वो पागल सा हो गया और नशे में धुत होकर उसके सामने बचकानी हरकतें करने लगता है। लेकिन बुरा मानने की बजाय वो लड़की उससे काफी प्रभावित हो जाती है। बाद में मालूम पड़ता है कि किम और ये लड़की एक ही नर्सिंग कॉलेज में साथ पढ़ती है। एक रात डियोक और डालगो अपनी अपनी महबूबाओं से मिलने के लिए गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे, जहाँ पर डियोक तो किम के लिए अपने हाथों से बना खाना लेकर आता है, जिसे खाकर वो अपनी उंगलियां तक चाट जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारा डालगो उस जर्मन लड़की के साथ कुछ प्यार भरे पल गुजारने आया था और उल्टा उसकी हवस का शिकार हो जाता है। डियोक किम से पूछता है कि वो उस दिन इतना उदास क्यों थी। किम कहती है, दरअसल इसकी वजह मेरा काम है। मैं एक अस्पताल में नर्स का काम करती हूँ। मुझे कई तरह के लोग मिलते हैं, उनका दर्द देखकर मेरी अंतरात्मा हिल जाती है। ऐसे समय में खुद को संभाल पाना काफी मुश्किल होता है और रोजाना इन्हीं दुखों से जूझते हुए मैं कभी कभी खुद को कोसने लगती हूँ। डियोक उसे सांत्वना देते हुए कहता है, जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और अब मिलने का यह सिलसिला आम हो गया है। सब कुछ ठीक था कि एक दिन काम के दौरान सुरंग के अंदर दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि वो अंदर से धंसने लगता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। जल्द से जल्द सभी लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया गया। कुछ लोग तो समय रहते निकल गए, लेकिन डियोक डालगो को मिलाकर काफी मजदूर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। किम को जब इस बात का पता चला तो वो अपना काम छोड़कर सीधे घटना स्थल पर पहुंचती है। यहाँ अंदर फंसे लोगों के बचाव के लिए कंपनी का कोई भी आदमी आगे नहीं आ रहा। उन्हें लगता है कि वो अंदर मर चुके होंगे और बाकी के लोगों को वहाँ भेजकर उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते।
वो अधिकारी के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंगती। ऐसे में वहाँ मौजूद अन्य कोरियाई मजदूर अपने साथियों को बचाने का फैसला करते हैं और खुद की जान हथेली पर रखकर सुरंग खोदने लगते हैं। वही सुरंग के भीतर हम दियोक को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत नाजुक है। काफी बुरी तरह जख्मी हो चुका है। वो अपनी सुध बुध खोकर बस मौत का इंतजार कर रहा है। जिगरी दोस्त दालगो उसे बार बार उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मेरे दोस्त, तुम्हें हार नहीं माननी है, अपनी माँ और बहन के लिए जिंदा रहना है। ये सुनकर बेहोश पड़े डियो के जहन में उसका बचपन दिखाई देने लगता है। कैसे वो अपने छोटे से परिवार के साथ काफी खुश था, लेकिन उस युद्ध ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस युद्ध ने न केवल उसका बचपना छीना, बल्कि पिता के साथ प्यारी बहन को भी ले गया। आखिर मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा? अपनी बहन का साथ हमेशा देने का वादा किया था, लेकिन उस दिन मेरी गलती की वजह से उसकी मौत हो गई। अब मैं उसके पास जाकर रह सकूंगा। अपने ख्यालों में लापता डियोक मौत को गले लगाने के लिए तरस रहा था। उधर दोस्त को बचाने के लिए कोशिश में लगा दालगो रो रो कर उसकी छाती पीट रहा है, उसे ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक डियोक की आंख खुलती है। उसे सामने रोशनी की किरण नजर आती है, जो और कोई नहीं बल्कि उसके साथी है जो उन्हें बचाने आए हैं। आखिरकार कुछ ही दिन बाद बेहतर इलाज के बाद डियोक और दालगो ठीक हो जाते हैं। बदकिस्मती ये रही कि इस घटना के बाद सारे कोरियन मजदूरों का वीजा जर्मन सरकार ने रद्द कर दिया, यानी कि अब उन्हें वापस अपने वतन लौटना होगा। जाने से पहले डियोक किम से उसके साथ चलने को कहता है, मगर किम उसके हालातों से अच्छी तरह वाकिफ है। साथ ही साथ अभी उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। ऐसे में वो डियोक पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए समय आने पर वापस मिलने का वादा करके घर जाने की सलाह देती है। थोड़े ही दिनों में डियोक कोरिया वापस पहुंच जाता है, जहां पर उसके घर वाले उसे देखकर काफी खुश होते हैं। माँ कहती है, तू कितना पतला हो गया है, वहाँ ठीक से खाना नहीं मिलता था क्या? डियोक बोलता है, अरे माँ, क्यों परेशान हो रही हो? वो जगह नहीं, जन्नत है जन्नत। काम तो इतना आसान था कि क्या बताओ, बस पूरे दिन बैठे रहना पड़ता था। असल में डियोक कभी भी अपने परिवार वालों के माथे पर उसे लेकर कोई शिकन नहीं देखना चाहता था, और न ही उन्हें इस चीज का एहसास दिलाना चाहता था कि घर में जो 2 वक्त की रोटी आ रही है, आखिर उसके लिए बेचारे को कितना कुछ झेलना पड़ रहा था। जब तक डियोक को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, वो अपनी आंटी के साथ उनके कपड़ों की दुकान पर काम करने लगा। इसी दौरान जब एक रोज डियोक दुकान पर काम कर रहा था, उसके सामने किम आ जाती है, जिसे देख पहले तो वो आंखें मलने लगा कि आखिर ये कोई सपना तो नहीं। फिर किम को दुकान से कहीं दूर एक इत्मीनान जगह पर ले जाकर यहाँ आने की वजह पूछता है। वो बताती है कि वो माँ बनने वाली है और अब अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। बस फिर क्या था, घर वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी। मजे की बात तो ये होती है कि शादी के दौरान उनके घर में कोई अजीब सी रस्म थी, जहाँ पर दूल्हे के पैरों को बांधकर उसे तब तक मारा जाता जब तक दुल्हन उन लोगों के लिए गाना ना गाए। यहाँ दालगो अपने पुराने दोस्त से सारे बदले निकालते हुए उसके पैरों पर मार रहा था, और बेचारी किम गाना तो छोड़िए, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर भी किसी तरह वो गाना, लेकिन उसकी बेसुरी आवाज सुनकर हर कोई दंग रह जाता है, और इसी मौज मस्ती के साथ दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। एक बार फिर कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहाँ पर हम बूढ़ी किम को देखते हैं। वो बाजार में अपनी दुकान के सामने बैठकर वही शादी वाला गाना गुनगुना रही है। डियोक उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जब तुम बीमार हो तो आखिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किम बताती है कि 2 दिन बाद तुम्हारी माँ की बरसी है, बस उसी का सामान खरीदने के लिए आई हूँ। जिसके साथ कहानी एक बार फिर से अतीत में चली गई। ये साल होता है 1973। डियोक के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि उसका सिलेक्शन कोरिया के मेरिटाइम यूनिवर्सिटी में हो गया था, यानी कि वो जल्द ही किसी जहाज का कप्तान होगा, उसका सपना साकार होगा। इस खुशी की खबर को सबसे पहले वो अपने दोस्त दालगो को सुनाता है, और फिर 1 किलो मीट खरीदकर घर पर जश्न मनाने के लिए निकल पड़ता है, इस बात से अनजान कि घर पर उसकी छोटी बहन मीनू माँ से शादी के लिए लड़ रही है। माँ का कहना है कि कुछ दिन और रुक जाए, क्योंकि अभी उसके भाई ने सारे पैसे उन लोगों की पढ़ाई और नया घर खरीदने में लगा दिया है। लेकिन बहन थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी, उल्टा माँ से जवान लड़ा रही थी कि भाई की शादी कैसे हो गई, क्या उसकी शादी में पैसे नहीं लगे? माँ उसे लाख समझाती और तो और गुस्से में ये तक कह दिया कि तुम लोगों को तो अब पढ़कर अपने भाई का घर के खर्चों में हाथ बटाना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो शादी की धुन सवार है, शर्म आनी चाहिए।
माँ को बेटे डियोक पर काफी तरस आता है। वो बेचारा दिन रात इन लोगों के लिए मेहनत मजदूरी करता रहा। अब जब उसका खुद का छोटा सा परिवार है तो आखिर वो क्या क्या देखेगा। बेटे की तकलीफ के बारे में सोचकर माँ की आंखें छलक जाती है। वहीं किनारे खड़ा डियोक ये सब कुछ चुपके से देखकर बहुत दुखी होता है। एक बहन तो वो पहले ही खो चुका था, अब दूसरी को ऐसे उदास नहीं देख सकता। इसीलिए उसकी खुशी के लिए अपने जहाज में नौकरी का ख्याल छोड़कर मन मारकर ये सोचने लगता है कि इस नौकरी के तनख्वाह से उसकी बहन की शादी इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली। ऐसे में उसे कोई दूसरा काम ढूंढ लेना ही सही होगा। अगली सुबह डियोक अपनी आंटी की दुकान पर होता है। उसे मालूम पड़ता है कि उसका नशेड़ी अंकल दुकान को बेचने के लिए लोगों से बात पक्की कर आया है। वो अंकल से ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि ये दुकान उनकी नहीं बल्कि आंटी की थी, पर उन्हें तो बस पैसों के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब इस परिस्थिति में बेचारा डियोक अंकल से थोड़े दिनों की मोहलत मांगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आंटी के द्वारा इतनी मेहनत से बनाई गई इस दुकान को कोई और खरीद ले। ऊपर से उसके ऊपर अपनी बहन की शादी का दबाव भी है। डियोक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये वो दौर था जब अमेरिका और वियतनाम के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। इस युद्ध में लड़ने के लिए अमेरिकी सेना कई कोरियन लड़कों को भर्ती कर रही थी और उन्हें अच्छा खासा पैसे भी दे रही थी। डियोक के पास पैसे कमाने का इसे अच्छा कोई मौका नजर नहीं आता और वो अपनी माँ को इसके लिए किसी भी तरह मना लेता है। फिर दोस्त दालगो के साथ सेना में भर्ती हो जाता है। एक दिन ये दोनों दोस्त अमेरिकी हेडक्वार्टर के सामने गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़का नजर आता है जिसे कुछ लड़के मार रहे थे और ये देखकर उन्हें उनके बचपन की बात याद आ जाती है कि आखिर कैसे एक चॉकलेट के पीछे उन दोनों की भी कुछ लड़कों ने पिटाई कर दी थी। डियोक उठकर उस बच्चे को बचाता है और फिर उसे एक चॉकलेट भी देता है, जिसके बाद वो बच्चा इशारों में डियोक को दो लोगों की तरफ इशारा करता है जो अभी अभी अमेरिकी हेडक्वार्टर के अंदर बैग लेकर जा रहे होते हैं। डियोक को यह समझते देर नहीं लगती कि उस बैग में जरूर बम है, लेकिन जैसे ही वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, एक जोरदार धमाके के साथ पूरा इलाका सहम उठता है। खुशकिस्मती से डियोक की जान बाल बाल बच जाती है, मगर ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके कुछ दिन बाद डियोक की टीम जंगल में निगरानी पर थी। तभी दागोल की नादानी की वजह से वियतनाम की गुरिल्ला आर्मी की नजर उन पर पड़ जाती है। वो बस उन पर हमला करने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर डियोक के अन्य साथी आकर उनकी जान बचा लेते हैं। वक्त बीतता गया। फिर एक दिन डियोक और उसके साथियों का तबादला दूसरी छावनी में हो गई। वो अपनी छावनी को छोड़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी गांव वालों ने आकर उनके हाथ थाम लिए और अपने साथ चलने की गुजारिश करने लगे, क्योंकि वहाँ की गुरिल्ला सेना उन लोगों पर रोजाना अत्याचार कर रही है। ये सब देख डियोक को अपने परिवार की याद आ जाती है कि कैसे वो लोग भी अमेरिकी सैनिकों से बिल्कुल इसी तरह अपने साथ ले चलने की गुजारिश कर रहे थे। फर्क बस इतना था कि उस रोज वहाँ एक अमेरिकी कप्तान था और आज उसकी जगह खुद डियोक है। डियोक से उनका दर्द देखा नहीं जाता। वो सभी को नाव पर चढ़ने को कहता है, लेकिन जैसे ही ये लोग नाव पर चढ़ने लगते हैं, पीछे से गोरिल्ला सेना उन पर हमला कर देती है। चारों तरफ अफरा तफरी हो गई। इसी दौरान एक लड़की पानी में गिर जाती है और उसका भाई रो रो कर अपनी बहन को बचाने की विनती कर रहा है, जिसे दूर से देख रहा डियोक को दोबारा अपनी बहन मसाको की याद आ जाती है और वो बिना सोचे समझे लड़ाई के बीच में लड़की को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। आखिरकार वो लड़की को बचा लेता है, लेकिन इस बीच उसके पाँव में गोली लग जाती है। फिर भी किस्मत का तेज डियोक गांव वालों को सफलतापूर्वक अपने साथ एक सुरक्षित जगह ले जाने में कामयाब होता है और इस बहादुरी के लिए सेना से इनाम के साथ साथ मोटी रकम भी मिलती है। ये पैसे देकर वो अपनी आंटी की दुकान खरीद लेता है, जिसे अब उसकी पत्नी किम चला रही है, और वो अपनी बहन की शादी भी बड़े धूमधाम से करता है। यहाँ दालगो भी रेस्क्यू की गई एक वियतनामी लड़की से शादी करके अपना सपना पूरा करता है। वो पहला ऐसा कोरियाई भी बन जाता है जिसने पहली बार किसी वियतनामी लड़की से शादी की थी। हालांकि इन सब के बाद डियोक को अपनी एक टांग गंवानी पड़ी, जिसमें गोली लगने की वजह से पूरी जिंदगी बैसाखी के सहारे चलना पड़ा। मगर उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अंत में उसके लिए जो सबसे जरूरी था बस उसके परिवार की खुशी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। डियोक के अब बच्चे भी हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन टीवी पर यह बताया जाता है कि कोरियाई युद्ध के दौरान जो लोग अपनों से बिछड़ गए, उनके लिए एक बार फिर से उनके परिवार के साथ मिलवाने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य अपने बिछड़े हुए सगे संबंधियों के बारे में टीवी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बता सकता है।
क्या पता दूसरी तरफ बैठा वो इंसान ये ब्रॉडकास्ट टीवी देख रहा हो और एक बार फिर से मिल जाए। ड्यूक अपने पिता से मिलने की आस में इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की सोचता है, जहाँ ना जाने कितने लोग सालों बाद अपनों से मिलकर खुशी के आंसू रो रहे थे, उनके कंधे पर सर रखकर जिंदगी भर की सारी गलतियों के लिए माफी मांग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सबको उनका खोया हुआ खजाना मिल गया हो। सभी अपने हाथों में वो लेकर बारी बारी से टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं। इसी बीच ड्यूक की भी बारी आती है और उसे पूछा गया कि उसने किसको खोया है। ड्यूक ने बताया, मैं कोरियाई युद्ध के दौरान अपनी बहन और पिता दोनों से बिछड़ गया था। दरअसल उस रोज हमारा पूरा परिवार चाइनीज हमलों से बचने के लिए अमेरिकी जहाज में चढ़ रहे थे। मैं अपनी बहन को पीठ पर लेकर ऊपर चढ़ रहा था, तभी किसी ने ऊपर चढ़ने के लिए उसे खींच लिया और हम भाई बहन हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। पिताजी उसे ढूंढने के लिए नीचे भी गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उल्टा पिताजी के जहाज में चढ़ने से पहले जहाज रवाना हो गई और उस दिन के बाद मैं उन्हें कभी नहीं देख पाया। बस मैं उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। ड्यूक सभी के सामने अपना संदेश भेजते हुए कहता है, पापा आपने कहा था आप जरूर लौट कर आएंगे। हम आपका आज भी इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा था कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रहेगी, मैंने उसे बखूबी निभाया है। सभी बेहद खुश हैं, बस आपकी कमी खल रही है। आप जहाँ भी है वापस लौट आइए। ये मेरा नंबर है और हमें आपका बेसब्री से इंतजार है। ड्यूक की बातों को सुनकर हर कोई काफी भावुक हो जाता है। घर पर बैठे उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद एक फोन आया जिसे डाल्गो उठाता है। दूसरी तरफ फोन टीवी स्टेशन से आया हुआ था, जहाँ उसे बताया गया कि ड्यूक के पिता मिल गए हैं। ड्यूक को तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो अपना सारा काम धाम छोड़कर फौरन टीवी स्टेशन की तरफ जाता है। यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। एक तरफ ड्यूक है, दूसरी तरफ उसके पिता और तीसरी तरफ सारी दुनिया जो ये शो देख रही होती है। पिताजी पूछते हैं, क्या तुम मेरे बेटे ड्यूक हो? वो कहता है, हाँ मेरा नाम ड्यूक है। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हारे हाथों में जलने का निशान है? इस पर ड्यूक अपने हाथों को देखता है, वहाँ पर कोई निशान नहीं होता, यानी कि ये उसके पिताजी नहीं है। घर पर इस शो को देख रही उसकी माँ और पूरे परिवार की उम्मीद भी टूट जाती है। सभी काफी निराश होते हैं। डाल्गो अपने दोस्त को समझाता है कि उसे उदास होने की जरूरत नहीं, कम से कम तुम कोशिश तो कर रहे हो। एक दिन देखना वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं। फिर एक रोज ड्यूक को दोबारा टीवी स्टेशन पर बुलाया जाता है और कहा गया कि उसका कोई रिश्तेदार उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो उसके पिता नहीं है। ड्यूक को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो टीवी स्टेशन के कैमरे के सामने बैठ जाता है। सभी लोगों की नजर उस पर होती है। सामने एक महिला है जो अमेरिका से है। ड्यूक को ये बताया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी वही खोई हुई बहन है। बस फिर क्या था, ड्यूक पूरा पागल सा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता आखिर वो टीवी के सामने बैठी महिला से क्या कहे। कपकपाते हुए लफ्जों के साथ पूछता है, क्या तुम मेरी बहन मसाको हो? वो इंग्लिश में बोलती है, मुझे मेरा नाम बिल्कुल भी याद नहीं, बस इतना पता है कि युद्ध के दौरान एक अमेरिकी सैनिक ने मुझे बचाया और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ड्यूक उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है तुम कोरिया के किस शहर में रहती थी? वो कहती है, मुझे ये याद नहीं, बस इतना पता है कि जंग में अपनी जान बचाने के लिए मेरा पूरा परिवार एक जहाज पर चढ़ रहा था। मैं अपने भाई के कंधे पर थी। ये सुनकर ड्यूक को महसूस होने लगता है कि शायद वो उसी की बहन है और फिर अपने शक को यकीन में बदलने के लिए वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे कान के पीछे तिल है? क्योंकि मेरे बहन के कान के पीछे एक तिल था। अब तो मसाको जोर जोर से रोने लगती है और सभी के सामने अपने बालों को हटाकर वो तिल दिखाती है, जो देखकर न केवल ड्यूक बल्कि दूर बैठी उसकी माँ भी ये कहने लगी, ये मेरी ही बेटी है। बस मसाको के ऐसा कहते ही ड्यूक फूट फूट कर रोने लगता है। साथ ही वहाँ बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो जाती है। वो अपनी बहन से माफी मांगता है और इतना ही कहता है कि काश उस दिन मैंने तुम्हें कसकर पकड़ा होता। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। अपने भाई की पहली और आखिरी गलती को माफ कर दो। मेरी प्यारी बहन, तुम्हें सीने से लगाने के लिए ना जाने कितने जन्मों से हम सब इंतजार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मसाको अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में रह रही है। अब उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्ची भी है। बिना समय गवाए वो तुरंत अपनी बेटी के साथ पूरे परिवार से मिलने के लिए साउथ कोरिया पहुंच जाती है, जहां ड्यूक की माँ बेटी से गले लगकर बिलक बिलक के रोने लगती है। वो अपनी बेटी को दुलार करके न जाने कितने ही सवाल कर रही थी। ये खुशी का माहौल देखते ही देखते त्योहार में बदल जाता है। हर कोई बेहद खुश था। आखिर जिंदगी में अपनों से बिछड़कर वापस मिल जाना किसी सपने से कम थोड़ी ना है।
ऐसे में जब ये सपना सच होता है तो किसी करिश्मे से कम नहीं लगता। हालांकि ये खुशी ड्यूक के घर पे ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद उसकी माँ का देहांत हो जाता है। लेकिन इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले अपनी बेटी से मिलने की उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। ड्यूक और किम बूढ़े हो जाते हैं। उनके बच्चों की शादी हो जाती है। पोते पोतियां उनकी गोद में खेल रहे हैं और कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहां आज थाईलैंड से लौटकर उनके बच्चे वापस आ चुके हैं। आज उनकी दादी यानी ड्यूक की माँ की बरसी है। सभी लोग माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। घर में हंसी मजाक का वातावरण है। सभी काम निपटाने के बाद ड्यूक अकेले कमरे में आता है और पिता की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने आपसे किया हुआ वादा निभा दिया। आपकी सीख आज भी मेरे जहन में है। आज पूरा परिवार एक साथ है। बहन भी मिल गई है। बस दुख है तो आपके न मिलने का। मुझे आज भी उम्मीद है कि आप आंटी की दुकान को ढूंढते हुए कभी न कभी हम लोगों से मिलने जरूर आएंगे। इसीलिए मैंने उस दुकान को किसी भी हालत में बिकने नहीं दिया। मुझे नहीं पता आप वापस आएंगी भी या नहीं, लेकिन मैं मरते दम तक आपका इस दुकान में इंतजार करूंगा। जिसके बाद हम बचपन की उसी ड्यूक को देखते हैं, जहाँ पिताजी उसके पास आकर कहते हैं, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। मैं परमात्मा से गुजारिश करूंगा कि हर जन्म में मुझे तुम्हारे ही जैसा बेटा मिले। और फिर उसे गले से लगा लेता है। ड्यूक भी अपने पिता के कपड़ों को अपने सीने से लगाकर उन्हें महसूस कर रहा होता है। कुछ दिन बाद घर की छत पर हम किम और ड्यूक को एक साथ देखते हैं, जो एक दूसरे का हाथ थामकर छत पर जिंदगी की उन खुशनुमा पलों की बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।